समुत्पत्ति वक्र आइसोक्वांट कर्व। जैसा कि आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं तो हम उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम उपभोक्ता को छोड़कर यदि हम उत्पादनकर्ता की बात करें, यदि हम प्रोड्यूसर की बात करें, तो हम कौन सा कर्व लेंगे? प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं एक उत्पादनकर्ता की, तो वो समुत्पत्ति वक्र होता है, आइसोक्वांट कर्व। समुत्पत्ति वक्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा वक्र जिससे कि समान उत्पत्ति प्राप्त हो, समान प्रोडक्शन मिले, उसे हम कहते हैं समुत्पत्ति वक्र। अब हम आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे 5 तरीके के होते हैं। एक उत्पादनकर्ता जब अपना उत्पादन शुरू करता है तो उसे 5 उत्पादन के साधन लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इन सभी को मिला के हम किसी न किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। जब हम समुत्पत्ति वक्र के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम हमारी कुछ मान्यताएं लेके चलते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं वो केवल हम 2 ही ले रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि उत्पादन के जो 2 साधन हम इसमें लेंगे, कैपिटल और लेबर। OX अक्ष, जैसा कि डायग्राम में स्पष्ट हो रहा है कि OX अक्ष पर हम लेंगे श्रम की मात्रा यानी कि लेबर, और OY अक्ष पर हम लेंगे कैपिटल यानी कि पूंजी। इन दोनों पूंजी और श्रम के जो 2 उत्पादन के जो साधन हैं, इन दोनों साधनों को मिलाने से जो हमें उत्पादन मिलेगा और जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उन कॉम्बिनेशन पे जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा? बिल्कुल स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। चाहे हम कैपिटल ज़्यादा ले लें, चाहे हम लेबर ज़्यादा ले लें, लेकिन यहाँ एक बहुत गौर करने वाली बात ये है कि जब हम लेबर की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि लेबर जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, श्रमिकों की मात्रा ज़्यादा लगाएंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो कैपिटल जो है वो ऑटोमेटिक कम लगेगा, पूंजी हम कम लगाएंगे। और यदि जब हम पूंजी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हम श्रमिकों की मात्रा कम रखेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, सभी कॉम्बिनेशन में उत्पत्ति की जो मात्रा है वो इक्वल रहेगी। इसीलिए इस वक्र का नाम है समुत्पत्ति वक्र, समान उत्पत्ति वक्र। यानी कि समुत्पत्ति वक्र से जो तात्पर्य वो निकल रहा है कि उत्पादन के जो 2 साधन हैं, श्रम और पूंजी, उनके जो विभिन्न संयोग हैं, उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला जो वक्र है उसे हम कहते हैं समुत्पत्ति वक्र, जिससे कि समान उत्पत्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात दूसरी ये है कि समुत्पत्ति वक्र का जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। ये जो स्लोप है वो ऋणात्मक ढाल लिए होगा, नेगेटिव इसका स्लोप आ रहा है। उसके पीछे भी वही रीज़न है कि एक तो जब हम कैपिटल बहुत ज़्यादा लेंगे तो दूसरा जो उत्पादन का साधन है लेबर, उसकी मात्रा हमको कम लेनी है, और जब हम लेबर बहुत ज़्यादा लेंगे तो हम कैपिटल की मात्रा कम लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्लोप है और इसका जो ढाल है वो हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निकल से इससे हम इसको मापते हैं, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर से हम जब इसको देखते हैं इसके स्लोप को, तो वो नेगेटिव आता है। जब भी कोई उत्पादन करता इनमें से, अच्छा इससे ये स्वतंत्र है कि प्रोड्यूसर चाहे तो वो ये A संयोग ले सकता है, प्रोड्यूसर चाहे तो B संयोग ले सकता है। ये उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कौन सा संयोग लेना है, लेकिन उत्पादन की जो मात्रा है, जो उत्पत्ति है, वो समान मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि समुत्पत्ति वक्र का जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह कभी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि दो समुत्पत्ति वक्र जो हैं वो कभी भी टू आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, बिकॉज वो इसलिए 2 समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को इसलिए कट नहीं करते हैं क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र के सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन जब हम इसके 2 उदासीनता वक्र को यदि हम कट कर देते हैं, सपोज हम एक OX अक्ष एंड OY, यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबर, यहाँ पे हम ले रहे हैं कैपिटल, ये आइसोक्वांट कर्व फर्स्ट और ये आइसोक्वांट कर्व सेकंड हुआ। यदि ये एक दूसरे को, मान लीजिए ये एक बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और यदि ये कट करेंगे तो इस बिंदु का मतलब ये है कि उदासीनता वक्र जो फर्स्ट है वो यहाँ पे
नीचे यदि एक बिंदु से नीचे उदासीनता वक्र नीचे आ रहा है, जबकि हम ये कहते हैं कि दोनों जो उदासीनता वक्र हैं उनसे समान संतुष्टि मिलनी चाहिए, और नीचे वाला जो उदासीनता वक्र है वो कम संतुष्टि को दिखाता है, और ऊपर वाला जो समुत्पत्ति वक्र है वो अधिक संतुष्टि को दिखाता है। इसीलिए समुत्पत्ति वक्र जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये खास बात ध्यान रखनी है कि उसके सभी संयोगों से जो संयोगों से मिल रहा है हमको वो समान मिलनी चाहिए, समान उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, समुत्पत्ति वक्र के बारे में जब हम ये पढ़ते हैं कि इसका ढाल नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो यहाँ पे क्या हो रही है, ऋणात्मक होती है, इसलिए जो इसका ढाल होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरा, यदि हम एक उत्पादन के साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरे की हमको कम करनी पड़ेगी, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब मुख्य पॉइंट ये आता है कि जो उत्पादन करता है वो इनमें से किस संयोग को चुने कि उसको अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। समुत्पत्ति वक्र को पढ़ने का, समुत्पत्ति वक्र को समझने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें यह जानने का बहुत अच्छे से अवसर मिलता है कि उत्पादनकर्ता किस कॉम्बिनेशन को चुने कि उसको जो उत्पादन मिल रहा है वो अधिकतम मिले, प्लस उसकी जो लागत आ रही है वो भी कम से कम आए। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं कि एक उत्पादनकर्ता के आदर्श जो संयोग का बिंदु है वो कौन सा है, तो उसके माइंड में दो चीज़ें होंगी। यदि वो उत्पादन कर रहा है तो सबसे पहले वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा, उसकी लागत कम आनी चाहिए और उसका प्रोडक्शन अधिकतम होना चाहिए। ये दो चीज़ें वो मान के चलता है। एक उत्पादनकर्ता जब किसी भी चीज़ का उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो एक तो वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को चुनेगा कि उसकी लागत बहुत कम आए। दूसरा उसका ये रहेगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, अधिकतम हो। बहुत कम से कम लागत में वह अपना उत्पादन क्या करना चाहेगा, अधिकतम करना चाहेगा। तो जब हम इस चीज़ का पता लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक उत्पादनकर्ता उस बिंदु को कैसे डिटरमाइन करे, उस बिंदु का पता कैसे लगाए कि जहाँ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो और उसका जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा कमा सके। ये उसके यदि हम साधारण शब्दों में देखें, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का उत्पादन शुरू करता है तो वो यही देखता है उसकी लागत कितनी आएगी, उसका उत्पादन कितना हो रहा है, क्योंकि यदि उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो हो सकता है उस पर उत्पादन करना बंद कर दे या ना करे, क्योंकि कोई भी उत्पादनकर्ता हानि होने पर उत्पादन नहीं करेगा। तो कितनी उसकी कॉस्ट है, कितना उसको प्रोडक्शन हो रहा है और कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए एक उत्पादनकर्ता जो है वो आइसोक्वांट कर्व की हेल्प से अपना अधिकतम संतुलन का जो बिंदु है वो डिसाइड करता है। वो पता लगाता है कि मैं ऐसे किस कॉम्बिनेशन को चुनूँ, किस आदर्शतम संयोग के बिंदु को चुनूँ जिससे कि मुझे लागत कम आए और मुझे उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत कम लागत पे होने वाला। तो एक उत्पादनकर्ता कहाँ पे संतुलन में रहेगा, ये हमें जानने के लिए उदासीनता वक्र की हेल्प, इसकी समुत्पत्ति वक्र की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। दूसरी इसमें चीज़ आएगी सम लागत रेखाएं, आइसो कॉस्ट लाइन। दूसरा हम इसमें एक टर्म लेंगे आइसो कॉस्ट लाइन, सम लागत रेखाएं, सम लागत रेखाएं। तो जहाँ पे समलागत रेखा और समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को कट करेंगे या एक दूसरे को टच करेंगे, वही जो बिंदु होगा वो उत्पादनकर्ता का संतुलन का बिंदु होगा। दूसरी चीज़, लेकिन हम ये पूरी तरीके से ये नहीं कह पाएंगे कि समुत्पत्ति वक्र और समलागत रेखा जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करिए वही संतुलन का बिंदु है। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन हो सकती है। एक उत्पादनकर्ता फर्स्ट ये देखेगा कि आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वांट कर्व कहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो उनकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन वो ये देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई कहाँ पे बराबर आ रही है, चेंज इनटू
लेबर और चेंज इनटू कैपिटल के वही जो दोनों फुलफिल करेगा, वहीं पे एक उत्पादनकर्ता अपने आदर्शतम संतुलन के बिंदु को स्थापित करता है, और वही बिंदु होगा जिसपे कि उसको कॉस्ट भी कम आएगी और उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा और उसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है समुत्पत्ति वक्र और समलागत रेखाओं की हेल्प से एक उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन के जो दो साधन उसके पास अवेलेबल हैं उनका बहुत अच्छे से उपयोग करके वो ये जान सकता है कि वो किस कॉम्बिनेशन में रहे कि उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आए और उसकी कॉस्ट बहुत कम से कम आए। कंजर्वेशन